Greetings to all. So this is our next topic, and this topic is rock as a construction material, and that construction material is building stones. So this is very important topic in both, whether it is practical or theory. So let's start with construction material or building stones. सो आज का हमारा टॉपिक है रॉक एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और बिल्डिंग स्टोन। सो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और जो बिल्डिंग स्टोन है ये आपके बोथ लेक्चर और प्रैक्टिकल दोनों में आते हैं, और ये आपके प्रैक्टिकल में भी है और आपके थ्योरी में भी है। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्लूड्स योर थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल ऑल्सो, एंड this is the first part of this topic. So whether it will be uploaded as a lecture or whether it will be uploaded as a practical. So now we will going to discuss about the criteria for selecting the building stone as a construction materials. So as we have seen in the engineering properties of rock, those practical, in which we have discussed about the density, porosity, permeability, strength, compressive strength, degree of saturation, durability and moisture content. So जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिल्डिंग स्टोन, ये हमारे थ्योरी में भी आता है और हमारे प्रैक्टिकल में भी आता है। तो हमें इसे बोथ द वेज अंडरस्टैंड करना है, एज वेल एज थ्योरी और एज वेल एज प्रैक्टिकल। इसके प्रीवियस प्रैक्टिकल सेशन में जो हमने देखा था, जो हमारा प्रीवियस प्रैक्टिकल सेशन था इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक, जहाँ पे हमने ये सारी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था डेंसिटी, पोरोसिटी, परमेबिलिटी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो भी बिल्डिंग स्टोन हम एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए कौन से क्राइटेरिया फिट बैठते हैं, जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हम एज अ बिल्डिंग स्टोन हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल को डन कर सकते हैं। तो दीज आर मेन पॉइंट्स, दीज आर द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक जो हम प्रैक्टिकल सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट हम कोई भी रॉक को या कोई भी मटेरियल को एज अ बिल्डिंग स्टोन हम उसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल डील करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा डेंसिटी, उसके बाद है पोरोसिटी, परमेबिलिटी, स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ड्यूरेबिलिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट। डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी इज टोटली डिपेंड करती है हमारी रॉक फॉर्मेशन पे, उसके कॉम्पैक्टनेस पे, और कितना ज़्यादा अमाउंट वो सैचुरेटेड होता है उस पर भी डिपेंड करती है, उसकी पोरोसिटी भी डिपेंड करती है। और डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी हेल्प से हम कोई भी पर्टिकुलर रॉक के स्पेसिफिक ग्रेविटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या है ये आपको पता है। पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी दो ऐसे फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोरोसिटी मतलब जो पोरोसिटी होती है वो टोटली डिपेंड करती है हमारे रॉक के पोर्स पे, और जो परमेबिलिटी होती है वो डिपेंड करते हैं हमारे कंपोजिशन ऑफ रॉक पे। पोरोसिटी मतलब एक ऐसी कैपेसिटी या एबिलिटी जो वाटर को स्टोर करके रख सकती हो या होल्ड करके रख सकती हो, उसे हम बोलते हैं पोरोसिटी। परमेबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जो वाटर को स्टोर भी कर सके और ट्रांसमिट भी कर सके फ्रॉम वन पोर टू अनादर और फ्रॉम वन रॉक टू अनादर रॉक। उस एबिलिटी को हम या उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं परमेबिलिटी। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्ट्रेंथ इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द मिनरोलॉजिकल फैक्टर, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, टेक्सचर ऑफ द रॉक, कंपोजिशन ऑफ द रॉक। जिस टाइप का मिनरल अरेंजमेंट होगा उस टाइप की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है हमारा, नेक्स्ट है compressive strength. So compressive strength is also very important. So because of the hardness we have decided the compressive strength of the rock, और एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमें वही बिल्डिंग स्टोन यूज़ करने होते हैं जिनका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किसका होता है ये हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक में डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किस रॉक में होते हैं, इग्नियस रॉक में होता है या सेडिमेंट्री रॉक में होता है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक में होता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब कोई भी रॉक में जो हमारा रॉक का जो वॉल्यूम है उसमें कितने पोर्स है और उसमें कितना सैचुरेटेड होता है वाटर।
ठीक है। तो हम टोटल डील करते हैं कि उस रॉक में कितनी कैपेसिटी है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, सैचुरेटेड या होल्ड करने की। सो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द पोरोसिटी, द फैक्टर पोरोसिटी ऑफ दैट रॉक। तो हम उस बेसिस पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालते हैं। और मैंने 3 टाइप के बेसिक टर्म बताए थे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ओवर सैचुरेटेड। और ये क्या है, अगर आपने पहला वाला प्रैक्टिकल सेक्शन जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक है, अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक फर्स्ट, देन यू हैव टू वॉच दिस सेशन। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। सो ड्यूरेबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ड्यूरेबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जो रेजिस्टेंट टू वेदरिंग और रेजिस्टेंट टू प्रेशर और लोड होता है। मतलब जो भी हमारा रॉक है उसके ऊपर जो प्रेशर या लोड अप्लाई होता है उसको वो किस तरीके से हैंडल कर सकता है, उसको किस तरीके से रेजिस्ट कर सकता है, वो एबिलिटी को हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। और लास्ट है हमारा मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट इज ऑल्सो पैरामीटर्स विच इंक्लूड दी वाटर कंटेंट, जहाँ पे हमें ये देखना होता है कि उस पर्टिकुलर रॉक में कितनी एबिलिटी है या कितना मॉइस्चर कंटेंट हम उस रॉक में देखते हैं। तो हम यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट देखते हैं, हमारे वॉइड्स जो होते हैं रॉक के अंदर या जो पोर्स होते हैं उसका ओवन ड्राई वेट देखते हैं, और विदाउट एनी चेंजेस और नॉर्मल वेट हम देखते हैं। ठीक है, फिर जो ओवन ड्राई वेट आता है और जो नॉर्मल वेट आता है वो दोनों में से हम माइनस कर देते हैं, और जितना हमें आंसर मिलता है वो रहता है हमारा मॉइस्चर कंटेंट। मतलब जो ओवन ड्राई रॉक है उसमें से जितना भी जो रॉक है जिसमें जो पोर्स में जो थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर रहता है उसको हम जब माइनस कर लेंगे तो वो आएगा पर्टिकुलर आंसर हमारा उस रॉक का, कि दैट पर्टिकुलर रॉक कंसिस्ट दिस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स है, ये सारी जो प्रॉपर्टी है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक के प्रैक्टिकल सेशन में। सो ये सारे क्राइटेरिया की हेल्प से हम कोई भी बिल्डिंग स्टोन को एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाइवा में भी पूछ सकता है, ये आपको प्रैक्टिकल सेशन में भी पूछ सकते हैं। सो इसको ध्यान से आप पढ़े। आई होप कि आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया है विच आर यूज्ड फॉर द सिलेक्टिंग ऑफ द बिल्डिंग स्टोन एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, नाउ हम वन बाय वन बिल्डिंग स्टोन्स देखते हैं कि कौन कौन से बिल्डिंग स्टोन है जो एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। सो सबसे पहला रॉक है, सबसे पहला बिल्डिंग स्टोन है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेट इज़ ग्रेनाइट। हम सभी ने ग्रेनाइट देखा है, हम सभी ने ग्रेनाइट को यूज़ किया है। ठीक है, एवरीथिंग आज के टाइम पे एवरीथिंग मॉडर्नाइज्ड वे में, मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द थिंग ग्रेनाइट से बनती है। चाहे हम ऑर्नामेंट्स की बात कर ले, फर्नीचर की बात कर ले, घर के इंटीरियर की बात कर ले, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होती है हमारी वो ग्रेनाइट से बनी होती है। इवन हमारे जो फर्नीचर्स होते हैं उसमें ग्रेनाइट होता है, हमारे सीलिंग में ग्रेनाइट होते हैं, इंटीरियर वर्क में, आर्किटेक्चर में, बहुत सारे जो वर्क है, ऑर्नामेंट्स में, कोई भी एक स्पेशल मोनूमेंट्स में भी बहुत सारे ग्रेनाइट के यूज़ होते हैं। तो ग्रेनाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉक है। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉक अमंग द इग्नियस रॉक। और जैसा कि हम जानते हैं जो ग्रेनाइट है वो इग्नियस रॉक है। ठीक है, और इग्नियस रॉक में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रॉक है जो एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट possess all required qualities of a good building stone. Granite has low porosity, permeability, absorption of the water। और जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेनाइट एक ऐसा बिल्डिंग स्टोन है जिसमें जितनी जो रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो हम यूज़ करते हैं वो सारे प्रॉपर्टीज़ पर्टिकुलर एक रॉक में हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसीलिए ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा एज अ बिल्डिंग स्टोन हम यूज़ करते हैं। ग्रेनाइट हैज़ लो पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी। तो ग्रेनाइट बिकॉज ऑफ इग्नियस रॉक है तो उसमें हमें सिर्फ दो जो ऐसे फैक्टर हैं, पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी, वो हमें देखने के लिए नहीं मिलती, बिकॉज वो कॉम्पैक्ट है और इग्नियस रॉक है। तो हमें पता है इग्नियस रॉक डायरेक्टली मेडअप होते हैं हमारे लावा से, तो वो कॉम्पैक्ट होते हैं जिसकी वजह से उनके पोर्स के बीच में गैप नहीं होती, और इसीलिए उनके कॉम्पैक्टनेस की वजह से उसमें पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी भी नहीं होती है। सो पोरोसिटी और परमिएबिलिटी नहीं होती है, लो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है वो 0.5 to 1.2% होता है।
मतलब हमारा कोई भी जो ग्रेनाइट का रॉक है वो 0.5 टू 1.2% एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर को, ठीक है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कुछ 12,500 टू 26,050 kg होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको देखते हैं कि हमारी डेंसिटी इन केजी में देखते हैं, केजी पर सेंटीमीटर, ठीक है। और क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो क्रशिंग स्ट्रेंथ इसकी होती है 1000 टू 2500 kg। तो यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है इसकी। तो ये सारे उसके पैरामीटर्स हो गए जिसकी वजह से हम ग्रेनाइट को एज अ बिल्डिंग स्टोन यूज़ करते हैं। इट हैज़ लो फायर रेजिस्टेंस, और एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि वो लो फायर रेजिस्टेंस होता है, मतलब फायर को रेजिस्ट करता है, हम कितनी भी टेम्परेचर और हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लो फायर रेजिस्टेंट, मतलब इट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द फायर। Now next है India, there 3 varieties of granite is found which are as follows। तो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। सो इंडिया में 3 टाइप के हमें वेराइटीज़ मिलती है ग्रेनाइट्स की, और पहला है हमारा बायोटाइट ग्रेनाइट या बायोटिक ग्रेनाइट भी बोल सकते हैं इसको, हॉर्नब्लेंड ग्रेनाइट और टूरमलिन ग्रेनाइट। तो ये 3 टाइप के मेन बेसिक से ग्रेनाइट हमको इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डिपेंड करता है हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क किस टाइप का है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क अलग अलग टाइप के ग्रेनाइट यूज़ होते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स वेरी सुटेबल बिल्डिंग स्टोन फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड डेकोरेशंस। सो जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें ड्यूरेबिलिटी होती है और ये डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। तो बहुत सारे जो आर्किटेक्चर होते हैं या इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं ये ग्रेनाइट को अभी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, बिकॉज ग्रेनाइट में एवरी प्रॉपर्टी है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़, वो हर रिक्वायरमेंट को क्वालिफाई करता है। और एक खासियत ये भी है कि जो ग्रेनाइट है हमारा वो हर कलर में हर शेड में हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे हमें मार्बल हर शेड में देखने के लिए मिलता है, वैसे ग्रेनाइट भी हमें हर शेड में हर कलर में देखने के लिए मिलता है। सो इट कैन बी ब्लू, ग्रीन, रेड, वाइट, ब्लैक, जो जिस टाइप का आपको ग्रेनाइट चाहिए आपको उस टाइप की ग्रेनाइट ऑन योर डिमांड मिल सकता है, और मार्केट में ये इजीली अवेलेबल होते हैं। सो डिपेंड करता है हम किस टाइप का फर्नीचर बना रहे हैं, किस टाइप का हमारा वर्क है। एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर हमें अलग टाइप का ग्रेनाइट लगता है, अगर हमें फर्नीचर बनाना है उसका अलग टाइप का लगता है। सो बिकॉज ऑफ दीज requirements are it qualify or the requirement possess property of the building stone of as a construction material, granite is most important building stone, ठीक है। सो डेकोरेशन पर्पस के लिए जैसा मैंने बताया कि इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए डिज़ाइनिंग में ग्रेनाइट यूज़ होता है। ग्रेनाइट इज़ यूज्ड नागार्जुन सागर डैम much earlier in the construction of the Bombay Harbour and the several public buildings। सो जो ग्रेनाइट है वो जो हमारा नागार्जुन सागर डैम है वहाँ पे ग्रेनाइट यूज़ हुआ एज अ बिल्डिंग स्टोन, और बहुत सारे जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर भी ग्रेनाइट यूज़ होता है। ग्रेनाइट माइनिंग इज़ डन इन आंध्र प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। सो ग्रेनाइट की जो माइनिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है आंध्र प्रदेश में, आसाम में, उड़ीसा में, राजस्थान में और तमिलनाडु। तो ये सारा हो गया हमारा ग्रेनाइट के बारे में। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको वाइवा में भी पूछ सकता है, ठीक है। और आपको प्रैक्टिकल सेशन में भी पूछ सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग स्टोन, या फिर गिव द फाइव एग्जाम्पल ऑफ द बिल्डिंग स्टोन। तो आपको ग्रेनाइट सबसे पहले लिखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अ ग्रेनाइट एज अ बिल्डिंग स्टोन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट बिल्डिंग स्टोन। सो नेक्स्ट है हमारा बसाल्ट। सो बसाल्ट इज़ मोस्ट फेवरेट बिल्डिंग स्टोन, और हर टाइप के कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग स्टोन एज अ बसाल्ट यूज़ होता है। बसाल्ट सबसे मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट डिमांडिंग रॉक है आफ्टर द ग्रेनाइट, बिकॉज एक डिसएडवांटेज ये है इसका कि जो ग्रेनाइट है हमारे वो कलर्स में नहीं मिलते, शेड्स में नहीं मिलते, और इनकी जो हार्डनेस होती है वो ग्रेनाइट से ज़्यादा होती है। इस वजह से भी हमें जो बसाल्ट है वो हमेशा गिट्टी जिसे हम बोलते हैं आम लैंग्वेज में, उसे हम यूज़ करते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमारे बेस के लिए, या फिर हमारे
सीमेंट का जो भी हम लेपिंग करते हैं या जो भी ग्रूटिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे हम बसाल्ट ही यूज़ करते हैं। मतलब जो गिट्टी है घर बनाने में हर जगह बसाल्ट का यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ पे हम ग्रेनाइट का यूज़ नहीं करते हैं। तो बसाल्ट आफ्टर द ग्रेनाइट इज़ मोस्ट फेवरेबल एंड मोस्ट डिमांडिंग रॉक एज अ बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। और जो बसाल्ट होता है सबको पता है, बसाल्ट इग्नियस रॉक है जो डायरेक्टली मिलता है हमें मैग्मा से, डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम द मैग्मा। एंड और बहुत सारे डाइवर्जेंस होते हैं इसमें। और अगर ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट स्लो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा से फॉर्म होता है बिलो द अर्थ सरफेस, वेयर एज बसाल्ट फॉर्म्स एज लावा ओज टूवर्ड द अर्थ सरफेस। सो जो हमारा बसाल्ट होता है वो अर्थ सरफेस पे फॉर्म होता है, जो ग्रेनाइट है वो हमारे बिलो द अर्थ सरफेस पे फॉर्म होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है कि 3 टाइप के रॉक होते हैं हमारे। एक होता है वॉल्केनिक रॉक, दूसरा होता है हाइपरबेसल रॉक, तीसरा होता है प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। तो जो बसाल्ट है हमारा वो है वॉल्केनिक रॉक। वॉल्केनिक रॉक मतलब ऐसे रॉक जो अर्थ सरफेस के ऊपर फॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक। हाइपरबेसल रॉक मतलब ऐसे रॉक जो बीनीथ द अर्थ क्रस्ट फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपरबेसल रॉक। एंड प्लूटोनिक रॉक मतलब ऐसे रॉक जो डीप इनटू द अर्थ क्रस्ट फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। तो जो हमारा ग्रेनाइट है वो बीनीथ द अर्थ सरफेस फॉर्म होता है, मतलब अर्थ सरफेस के नीचे इन बिटवीन द क्रस्ट, उसको हम बोलते हैं ग्रेनाइट। और जो बसाल्ट है हमारा वो ऑन द अर्थ सरफेस फॉर्म होता है, इसलिए वो वॉल्केनिक रॉक है और इट्स डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम द मैग्मा। तो बसाल्ट हमें अर्थ सरफेस के ऊपर मिलता है। बसाल्ट एंड ग्रेनाइट आर बोथ इग्नियस रॉक, मीनिंग दैट दे कूल्ड फ्रॉम अ मैग्मा बट सिमिलैरिटीज दैट टू डाइवर्ज देयर। कूल जो हमारे मैग्मा से बनते हैं, बसाल्ट भी मैग्मा से बनता है और ग्रेनाइट भी मैग्मा से बनता है, बट उसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है, बट कुछ कुछ अनसिमिलैरिटी होती है जो एक दूसरे को डाइवर्ज कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेनाइट है जो हर शेड में हर कलर में हमको देखने के लिए मिलता है, और अगर हम बसाल्ट की बात करें तो बसाल्ट हमको हर कलर और शेड में देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो ग्रेनाइट फॉर्म्स from the slow crystallization of magma below the earth surface, whereas basalt form as a lava ooze toward the earth surface। तो ये हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो ग्रेनाइट है वो अर्थ सरफेस के नीचे फॉर्म होता है, स्लो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है। जो हमारा बसाल्ट है वो अर्थ सरफेस के ऊपर फॉर्म होता है, जहाँ पे हमें फास्ट क्रिस्टलाइजेशन का ज़रूरत होती है। उसके बाद द कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ दीज स्टोन्स ranges from 200 MPa to 350 MPa and the basalt has good resistant to weather। सो यहाँ पे वेदरिंग की अगर बात करें तो जो बसाल्ट है और जो इग्नियस रॉक ग्रेनाइट है उसमें हमें सबसे ज़्यादा वेदरिंग का जो रॉक है, मतलब जो वेदरिंग रेजिस्टेंस होता है उसमें हमें बसाल्ट देखने के लिए मिलता है। मतलब बसाल्ट बहुत ज़्यादा वेदरिंग वाला रॉक है जो वेदरिंग को रेजिस्ट करता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल वेदरिंग होती है तो बसाल्ट ज़्यादा रेजिस्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू द ग्रेनाइट। और इम्परवियस टू मॉइस्चर होता है, वेरी हार्ड होता है, वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रेस इन फाइन शेप। द कलर ऑफ बसाल्ट चेंजेस फ्रॉम डार्क ग्रे टू ब्लैक। तो आप सभी ने देखा है बसाल्ट मतलब नॉर्मल जो गिट्टी होती है उसे ही बसाल्ट बोलते हैं, और दिस इज़ वेरी कॉमन पॉइंट। ये आपको वाइवा में पूछ सकता है कि जो हमारा बसाल्ट होता है वो क्या होता है। बसाल्ट हमारा होता है ग्रेनाइट, सॉरी बसाल्ट हमारा होता है गिट्टी, जिसको हम आम लैंग्वेज में गिट्टी बोलते हैं, जो मॉइस्चर कंटेन नहीं कर सकता है, वेरी हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट टू ड्रेस इन शेप, हम उसको पर्टिकुलर शेप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा कलर है बसाल्ट का वो डार्क ग्रे, लाइट ग्रे और जेट ब्लैक कलर भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बसाल्ट बारे में। और दिस इज़ द इमेज विच शो, दिस इज़ द इमेज, दिस इज़ अ हाउस विच इज़ मेड अप फ्रॉम द बसाल्ट। तो ये आपको जो दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक से रॉक, ये है हमारा बसाल्ट, ठीक है। तो ये एग्जांपल है कि बसाल्ट से एक रॉक खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा एक छोटा सा हमारा हाउस रेडी होता है। सो दिस इज़ द फोटो फ्रॉम द USA। सो दिस इज़ द आर्ट फोटो फ्रॉम द आर्ट गैलरी ऑफ USA। तो ये बसाल्ट से बना हुआ है घर। तो एग्जांपल ऑफ द
building stone of basalt. Now we will see the next है हमारा सैंडस्टोन. सो सैंडस्टोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सैंडस्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक है. और सैंडस्टोन की बात करें तो सैंडस्टोन इन कॉम्बिनेशन विद सिलिका सीमेंट आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हैवी स्ट्रक्चर. सो सैंडस्टोन जो है, सैंडस्टोन में हमें सबसे ज़्यादा मिलता है सिलिका परसेंटेज और सीमेंट. मतलब सैंडस्टोन हमारा बना होता है टोटली SiO2 से, जहाँ पे हमको सिलिका का परसेंटेज देखने के लिए मिलता है. और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ होता है. और बहुत सारे जो मोनूमेंट्स होते हैं हमारे, वो हमारे सैंडस्टोन से बने होते हैं. तो अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर में बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो सैंडस्टोन से बने हैं. सो अगर आपको पता है कि नागपुर में कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है या हाउस या मोनूमेंट्स है जो सैंडस्टोन से बने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और बहुत सारे हैं नागपुर में जो सैंडस्टोन से बने हुए हैं. बहुत बेसिक से एग्जांपल है जिनकी बिल्डिंग सैंडस्टोन से बनी हुई है. ठीक है, पब्लिक प्लेसेस है वो. और आप सभी को पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ. तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि नागपुर में ऐसे कौन से मोनूमेंट्स है जो सैंडस्टोन से बने हुए हैं. ठीक है, तो सैंडस्टोन को हम एज अ बिल्डिंग स्टोन यूज़ करते हैं बिकॉज इट हैवी और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा कलर्स वेराइटीज़ देखने के लिए मिलती है सैंडस्टोन में. It is also employed in masonry works, dam, bridges, piers and river walls. So जैसे कि मैंने बताया है कि बहुत सारे वर्क में सैंडस्टोन यूज़ होता है. तो डिपेंड करता है हमारा किस टाइप का वर्क है, किस टाइप के हमारी डिमांड है. तो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड वी विल यूज्ड डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ दी सैंडस्टोन इन डिफरेंट वर्क्स. तो जहाँ पे डैम्स में भी यूज़ होते हैं सैंडस्टोन, ब्रिजेस में भी यूज़ होते हैं, रिवर वॉल्स में यूज़ होते हैं. ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार फाउंड इन डिफरेंट कलर्स सच एज वाइट, ग्रे, रेड, पफ, ब्राउन, येलो एंड डार्क ग्रे. तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो सैंडस्टोन एक ऐसा रॉक है जो बहुत सारे कलर्स में हमको देखने के लिए मिलता है. और सैंडस्टोन जो है वो कंपोज्ड होता है हमारे क्वार्ट्ज और फेल्सपार का. मतलब हमें सैंडस्टोन में सबसे ज़्यादा क्वार्ट्ज और फेल्सपार के मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं. और बिकॉज ऑफ द क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार सैंडस्टोन लाइट इन कलर होता है, जिनके कलर हमें देखने के लिए मिलते हैं वाइट में, ग्रे में, या फिर रेड, ब्राउन, येलो और डार्क ग्रे. और भी बहुत सारे कलर होते हैं सैंडस्टोन के. तो ये आप देख सकते हो, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है बाहर मार्केट में, या आप नेट पे सर्च कर सकते हो. देयर आर सो मेनी वेराइटीज़ ऑफ सैंडस्टोन इन कलर्स. The compressive strength ranges between 20 MPa and 7 to 170 MPa. And specific gravity varies from 1.85 to 2.7. तो compressive strength भी इसकी अच्छी खासी है. आफ्टर दी ग्रेनाइट और बसाल्ट सैंडस्टोन की compressive strength आती है. उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सैंडस्टोन की 1.85 है टू 2.7 है. should be known that weathering sandstone make it unsuitable for building construction. सो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज पॉइंट है अगर सैंडस्टोन की वेदरिंग होती है. बिकॉज हमें पता है कि जो सैंडस्टोन है वो सेडिमेंट्री रॉक है. जो कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक प्री एग्जिस्टिंग रॉक फ्रेगमेंट से बने हुए होते हैं. और जो हमारे सैंडस्टोन है वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक से बना हुआ होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस उसका वेदरिंग बहुत जल्दी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दी बसाल्ट और ग्रेनाइट. वेदरिंग को रेजिस्ट नहीं करता है सैंडस्टोन. तो उसकी एक डिसएडवांटेज यही है कि वो वेदरिंग को रेजिस्ट नहीं करता है. सो इसलिए जो सैंडस्टोन है मेक इज़ अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो अनसुटेबल होती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए. बट नाउ अभी ऐसे भी सैंडस्टोन आते हैं आर्टिफिशियली, हम उसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं और वही एज ए बिल्डिंग स्टोन यूज़ होते हैं. बिकॉज हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे हम सैंडस्टोन को एज अ बिल्डिंग स्टोन यूज़ किए हुए हैं. आज भी बिल्डिंग बनी हुई है सैंडस्टोन की. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको मुझे बताना है कि ऐसे कौन सी नागपुर में ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है, ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन से बनी हुई है. ठीक है, और ये हमारी इमेज है सैंडस्टोन की जहाँ पे हमें ग्रे कलर के सैंडस्टोन दिख रहे हैं. सैंडस्टोन येलो भी हो सकते हैं, वाइट, रेड, ब्राउन, ग्रे. ठीक है, तो ये सैंडस्टोन है. सैंडस्टोन के यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई हैं. ठीक है,
सो जैसे कि बताया है मैंने कि डिपेंड करता है हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क कौन सा है। तो on the basis of the construction work we have used different types of sandstone on the basis of our demand. So this is all about the sandstone. Now we will see the next building stone. नेक्स्ट बिल्डिंग स्टोन है हमारा लाइमस्टोन। सो लाइमस्टोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे आपको पता है, मैंने बताया है कि लाइमस्टोन से हमें सीमेंट मिलता है। मतलब जो सीमेंट है हमारा वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। और जो लाइमस्टोन है और जो सीमेंट है वो लाइमस्टोन से बना होता है। सो लाइमस्टोन आर नॉट यूजफुल फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अनडिजायरेबल टाइप्स are rich in the clay or are considerably soft, practically not suitable for construction work. Dense, compact or fine texture type which are free from cavities and cracks can be easily dressed and take a वेरी फाइन पॉलिश। सो जैसे कि हम बिल्डिंग स्टोन की बात कर रहे हैं, तो जो लाइम स्टोन है वो बिल्डिंग स्टोन के लिए यूज़ नहीं होता है, बट जब हम लाइम स्टोन से सीमेंट बना लेते हैं तो वो जो सीमेंट होता है हमारा जो पाउडर फॉर्म में होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए। इसीलिए लाइमस्टोन को हम एज आ बिल्डिंग स्टोन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइमस्टोन इज़ यूज्ड फॉर फ्लोरिंग, रूफिंग, पॉमेंट एंड एज अ बेस मटेरियल फॉर सीमेंट। तो जैसे कि मैंने बताया है लाइमस्टोन फ्लोरिंग के लिए यूज़ होता है, रूफिंग के लिए यूज़ होता है, पॉमेंट के लिए यूज़ होता है, और जो लाइमस्टोन है वो बेस मटेरियल है फॉर मेकिंग दी सीमेंट। The use of limestone as facing stone should be avoided in areas where the air is polluted with industrial gases and also in coastal region where the saltish wind can attack them. सो जो सैंडस्टोन का जो यूजेस है और जो उसका पाउडर अपीयरेंस है वो कुछ कुछ एरिया में शुड बी अवॉइड करना चाहिए उसको। क्यों? बिकॉज ऑफ द सैंडस्टोन पाउडर, लाइमस्टोन पाउडर बहुत सारी बीमारी होती है, बहुत सारे डिसीज़ होते हैं जो हम इनहेल करके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम इनहेल करते हैं तो वो जो पाउडर फॉर्म है वो हमारे लंग्स में जाएगा, और जो पाउडर हो वो क्या होगा, वो हमारा सीमेंट ही होगा। तो वो पाउडर फॉर्म बहुत ही एक्सट्रीमली फाइन होता है जिसको हम नेकेड आइज में नहीं देख सकते, जस्ट लाइक अ डस्ट जिसे हम बोल सकते हैं। तो वो हमारे लंग्स में जाएगा विद थ्रू द इनहेलेशन, और वो लंग्स पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो उससे बहुत सारे डिजीज़ होती है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो लैमस्टोन का जो पाउडर है या जो स्टोन है शुड बी अवॉइडेड इन एरिया वेयर एरिया इज़ पोल्यूटेड। तो जहाँ पे एरिया पोल्यूटेड होता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहाँ पे उसका यूज़ कम होना चाहिए। कोस्टल रीजन में भी उसका यूज़ कम होना चाहिए जहाँ पे सॉल्टिश विंड हो, सो वो अटैक कर सकती है या इन्फेक्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैगी लाइमस्टोन इन राजस्थान इज़ नोन एज द कोटा स्टोन। सो राजस्थान में एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी मिलती है लाइमस्टोन की जिसको हम बोलते हैं फ्लैगी लाइमस्टोन, और वो फ्लैगी लाइमस्टोन जो है राजस्थान में कोटा स्टोन से जाना जाता है। ठीक है, सो कोटा स्टोन मतलब हमारा होता है फ्लैगी लाइमस्टोन। सो कोटा स्टोन हैज़ फाइन ग्रेन टेक्सचर एंड इज सेड टू हैव अ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। सो फाइन ग्रेन टेक्सचर होता है और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक होती है। विंध्य लाइमस्टोन एक्सट्रीमली फाउंड इन राजस्थान, सोर्स ऑफ लाइमस्टोन एज अ बिल्डिंग स्टोन। सो जो सोर्स ऑफ लाइमस्टोन है, मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं या जहाँ पे हमको लाइमस्टोन का माइनिंग देखने के लिए मिलता है, वो बेसिक सोर्स है हमारा राजस्थान, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन देखने के लिए मिलते हैं। और राजस्थान से ही थ्रू आउट द इंडिया या थ्रू आउट द एरिया हमें बाहर देशों में या इंडिया में ही उसका सेलिंग होती है। और जो मेन सोर्स है, मेन जो हब है हमारा लाइमस्टोन का, जहाँ से हमें लाइमस्टोन मिलते हैं, वो है राजस्थान। और जिसकी एज होती है विंध्यन लाइमस्टोन, मतलब विंध्यन वाले एज में हमको वो लाइमस्टोन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे लाइमस्टोन के बारे में। और दिस इज़ द इमेज ऑफ लाइमस्टोन जो कि वाइट कलर का है। और दो करके लाइमस्टोन आते हैं, एक होता है वाइट और एक होता है ग्रे। तो यहाँ पे आप डिपेंड करता है कि किस टाइप का लाइमस्टोन हमें चाहिए। सो दिस इज़ दी लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन से हमें एज अ बेस मटेरियल मिलता है सीमेंट। नाउ वी विल सी दी नेक्स्ट बिल्डिंग स्टोन। सो डेट्स इट, देयर इज़ नो अनदर बिल्डिंग स्टोन। सो ये हमारा पार्ट 1 था जहाँ पे हमने सिर्फ लाइमस्टोन तक के देखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के बिल्डिंग स्टोन देखेंगे।
ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये जो टॉपिक है ये वेदर आई विल बी अपलोडेड एज अ लेक्चर और प्रैक्टिकल, ठीक है, तो या तो ये प्रैक्टिकल में अपलोड होगा या फिर लेक्चर में, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है कंस्ट्रक्शन मटेरियल और बिल्डिंग स्टोन, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है और आपके थ्योरी में भी है, तो एक ही टॉपिक से आपकी दोनों चीज़ हो जाती है। और आई होप कि आप विद दी हेल्प ऑफ लेक्चर सीरीज और विद दी हेल्प ऑफ दीज वीडियो आप आपके नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं हर टॉपिक के नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, आपको आपकी भी थोड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है। सो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सैंडस्टोन के मोनूमेंट्स कौन से हैं नागपुर में, तो आप मुझे बताइए, और बहुत सारे हैं, सो यू कैन सर्च ऑन गूगल और इवन नेट, और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और पार्ट 2 विल बी अपलोडेड इन द नेक्स्ट लेक्चर और प्रैक्टिकल, ठीक है। सो अगर ये प्रैक्टिकल के लिए मैं अपलोड करती हूँ तो आपको ये प्रैक्टिकल में भी लिखना है, अदरवाइज लेक्चर के लिए अपलोड होता है तो यू कैन मेक योर नोट्स, बट लिखना आपको दोनों ही टाइम में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और ये आप लिखना है, ठीक है। सो दैट्स इट, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, एंड जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।